हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ PSIR सीरीज। पहले लेक्चर में हमने सिलेबस डिस्कस किया था और मोटे मोटे कुछ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखे थे। फिर वहाँ पे मैंने कहा था कि द फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी स्टडिंग इज प्लेटो। प्लेटो के थॉट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्लेटो वाज एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर। बट प्लेटो के बारे में समझने से पहले वी विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट सोक्रेटस, क्योंकि प्लेटो वाज अ डिसाइपल ऑफ सोक्रेटस। और सोक्रेटस के बारे में अगर अच्छे से समझना है तो उनके पहले के जो थिंकर्स थे या फिलोसोफर्स थे उनके बारे में भी हमें ब्रीफली देखना चाहिए, जिनको कलेक्टिवली कहा जाता है प्री सोक्रेटिक थिंकर्स। उसमें थेल्स का नाम आता है, पाइथागोरस, हेराक्लिटस, परमेंडिस जैसे थिंकर्स का नाम आता है। प्लेटो या सोक्रेटस के पहले के ज़्यादातर थिंकर्स जो थे, दे केम फ्रॉम आयोनिया विच इज़ मॉडर्न डे वेस्टर्न टर्की या सिसिली, सदर्न इटली साइड से आते थे। ये प्लेटो, एरिस्टोटल एंड सोक्रेटस, इन लोगों के टाइम से एथेंस स्टार्टेड टू बिकम फिलोसॉफिकल कैपिटल। तो एथेंस बाद में फिलोसफी के लिए पॉपुलराइज हुआ। पहले प्लेटो या सोक्रेटस से पहले जो प्री सोक्रेटिक थिंकर्स थे, दे वर फ्रॉम अदर एरियाज। ये बस एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो प्री सोक्रेटिक थिंकर्स की अगर हम बात करें, यानी कि सोक्रेटस के पहले के जो थिंकर्स हैं उन्हीं को कहा जा सकता है फिलोसोफर्स। फिलोसोफर्स आर दोज हु हैव लव फॉर नॉलेज। फिलोज मतलब होता है लव, सोफोज मतलब नॉलेज। तो दोज हु हैव लव फॉर नॉलेज, दे स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट कॉन्टेम्पलेटिंग। तो प्री सोक्रेटिक थिंकर्स या फिलोसोफर्स की बात करते हैं पहले। सोक्रेटस के पहले के जो थिंकर्स हैं उनको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, नेचुरलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिस्टिक। पहले नेचुरलिस्टिक थिंकर्स के बारे में बात करते हैं। नेचुरलिस्टिक थिंकर्स वो थे जो मानते थे कि दुनिया मैटर से बनी है और वो जानना चाहते थे कि आखिर दुनिया किस मैटर से बनी है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें हम हैं। तो थिंकर्स होंगे, कोई भी इंसान जब सोचना शुरू करेगा तो वो यही जानना चाहेगा कि हम हैं क्या, हम किस चीज से बने हैं। तो जो अर्लीस्ट थिंकर्स थे, सोक्रेटस के पहले के थिंकर्स, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नेचुरलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक थिंकर्स का मानना था कि वी आर मेड अप ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस इंक्लूडिंग अस आर मेड अप ऑफ मैटर एंड दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जो यूनिवर्स या कॉस्मोस है वो किस मैटर से बना है। इसीलिए नेचुरलिस्ट थिंकर्स आर आल्सो समटाइम्स नोन एज मटीरियलिस्ट। नेचुरलिस्ट थिंकर्स की कुछ बात की जाए तो उसमें थेल्स का नाम आता है। थेल्स इज रिगार्डेड एज फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। थेल्स ने बहुत सोच समझ करके फिर कंक्लूड किया कि द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वाटर। उन्होंने देखा होगा कि अगर किसी भी चीज़ को गर्म किया जाए तो अल्टीमेटली वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो थेल्स को लगा कि पूरी दुनिया इंक्लूडिंग अस, वी आर मेड अप ऑफ वाटर। फिर दूसरे इस तरीके के नेचुरलिस्टिक मटेरियलिस्टिक थिंकर थे एनाक्सिमेनिस। उनके हिसाब से द कॉस्मोस इज मेड अप ऑफ एयर। एक और इस तरीके के नेचुरलिस्टिक थिंकर थे हेराक्लिटस। हेराक्लिटस बिलीव कि वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ फायर, दैट इज द फंडामेंटल एलिमेंट। क्योंकि फायर के अंदर कुछ भी डालो तो वो फायर उसको इनगल्फ कर जाता है। तो हर चीज फायर से ही बनी है, क्योंकि हर चीज अल्टीमेटली फायर में चली जाती है। ये उस टाइम में उनके सोचने का यही तरीका था। उस टाइम में ताजा ताजा ये सब थिंकिंग की एक्टिविटी शुरू हुई थी। हेराक्लिटस ने एक और बात कही थी कि जिस तरीके से फायर हर मोमेंट बदलता रहता है, नई नई उसमें लपटें आती रहती हैं, पूरी दुनिया भी फायर से ही बनी है, तो दैट मीन्स द वर्ल्ड ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। चेंज इज द एसेंस ऑफ रियलिटी। रियलिटी मतलब दुनिया, तो दुनिया का एसेंस है चेंज, बदलाव। उसी कॉन्टेक्स्ट में हेराक्लिटस ने कहा था, यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। नो मैन एवर स्टेप्स ऑन द सेम रिवर ट्वाइस, फॉर इट्स नॉट द सेम मैन एंड इट्स नॉट द सेम रिवर। हम लोग हर मोमेंट हम खुद भी बदल रहे हैं। तो जब आपने ये वीडियो सुनना शुरू किया और जब आप ये वीडियो सुन करके
आगे कोई और काम करेंगे, तब तक आप एक बदले हुए इंसान हो जाएंगे। यू विल बी ए चेंज्ड पर्सन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो। वैसे ही हर एक चीज हमारे आसपास में जो है, इट इज इन फ्लक्स, इट इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। वो दिखता नहीं है। आप किसी के साथ रहते हैं तो आपको नहीं दिखता कि वो बूढ़ा हो रहा है, क्योंकि आप रोज उसको देख रहे हैं। तो जो चेंज इज इम्परसेप्टिबल। लेकिन कोई दूसरा इंसान उससे 2-3 साल बाद दिखेगा देखेगा तो उसको समझ आ जाता है कि ये काफी बदल चुका है। तो हम हर मोमेंट बदल रहे होते हैं। यही कहा हेराक्लिटस ने कि द वर्ल्ड इन विच वी लिव इज इन फ्लक्स, कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग, इंक्लूडिंग अस। तो ये सब कुछ अर्लीस्ट थिंकर्स हैं, नेचुरलिस्टिक या मटेरियलिस्टिक थिंकर्स। नेचुरलिस्टिक या मटेरियलिस्टिक थिंकर्स से थोड़ा अलग सोचने वाले थिंकर्स आए प्री सोक्रेटिक एरा में। उनको कहा गया स्पिरिचुअलिस्टिक थिंकर्स। इनका मानना था कि ये जो दुनिया है, जो हमारे आसपास में दिख रही है, ये असल में मैटर से नहीं बनी है। इट इज मेड अप ऑफ आइडिया। आइडिया, रीजन, माइंड, स्पिरिट, ये सबको एक ही टर्म की तरह मान के चल सकते हैं, सिनोनिमस मान के चल सकते हैं। तो दे बिलीव्ड कि द वर्ल्ड की जो एसेंस है, अल्टीमेट रियलिटी इज नॉट मैटर। जैसे ये थोड़ा डीप सोचने वाले थिंकर्स थे मटेरियलिस्टिक थिंकर्स के तुलना में। ये थोड़ा सा डीप सोचने वाले थे। तो इनको सोच करके एहसास हुआ कि हम में और किसी ऑब्जेक्ट में, हम में और एक पत्थर में अंतर तो है ही। हमारे अंदर सोचने समझने की ताकत है, हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, और वो इमोशंस किसी मैटर में नहीं आ सकते। दोज इमोशंस मस्ट बी इन समथिंग एल्स। उसको नाम दिया गया रीजन, स्पिरिट, आत्मा कहिए, माइंड कहिए, जो कहना कहिए। सो दे स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। तो इसी कारण से इनको स्पिरिचुअलिस्टिक थिंकर्स कहा गया कि अल्टीमेट आइडिया जो है वो मैटर नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी जो है वो मैटर नहीं है। मैटर तो बदलता रहता है। ये कैसे हो सकता है अल्टीमेट रियलिटी? जो आपके सामने पेन है वो कल टूट जाएगा, फिर वो नॉर्मल प्लास्टिक हो जाएगा, उस प्लास्टिक को पिघला करके फिर कुछ और बनाया जा सकता है। तो मैटर कीप्स ऑन चेंजिंग, सो दैट कैन नॉट बी अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिट, माइंड, रीजन। ये थोड़ा डीप सोचने वाले थिंकर्स थे। इस कैटेगरी में रखा जाता है पाइथागोरस को। ये वही पाइथागोरस हैं जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया था। तो ही वाज अ मैथमेटिशियन। पाइथागोरस का मानना था कि जो पूरी दुनिया है, यूनिवर्स, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से बनी है। उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को अगर हमने समझ लिया तो हम दुनिया को समझ सकते हैं। तो उनके हिसाब से द वर्ल्ड का जो एसेंस है, कोर है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो मैटर नहीं है, उसके पीछे का आइडिया है। जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई आप देखते हैं तो आपको लगता है बिल्डिंग तो ईंट पत्थरों से बना है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये ईंट पत्थरों को एक साथ जोड़ने से पहले किसी ने उसका कॉन्सेप्ट मन में सोचा होगा। पहले दिमाग में सोचा होगा कि ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे, बुर्ज खलीफा बनाएंगे इतने फ्लोर का। तो आइडिया पहले आया होगा। तो आइडिया के हिसाब से फिर किसी ने पेपर पे स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसको रियल वर्ल्ड में बनाना शुरू किया गया। तो द अल्टीमेट रियलिटी इज आइडिया। द आइडिया वाज देयर एंड देन मैटर केम लेटर ऑन। तो अल्टीमेट थिंग इज आइडिया। ऐसे ही पाइथागोरस का मानना था कि पूरी दुनिया एक फॉर्मूले के हिसाब से बनी है, मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से, और वही है अल्टीमेट रियलिटी। तो इसी कारण से इन तरह के थिंकर्स को कहा गया आइडियलिस्ट या स्पिरिचुअलिस्ट। पाइथागोरस ये भी मानते थे कि दुनिया में मैटर तो है ही, बट मैटर इज लेस रियल, अल्टीमेट रियलिटी इज आइडिया। मैटर के अलावा सोल भी है, हम सब के अंदर एक आत्मा भी है। ये आत्मा का कॉन्सेप्ट बहुत नया था वेस्टर्न सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी में आत्मा का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से प्रीडोमिनेंट था, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में आत्मा का कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं लाने वाला, मानने वाला पाइथागोरस पहला फिलोसोफर होगा। ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है कि पाइथागोरस या तो खुद भारत आए थे या भारत के कुछ थिंकर से कहीं उनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ द वेस्ट हु बिलीव्ड दैट सोल नेवर डाइज। जो भागवत गीता में कहा गया है कि शरीर तो वस्त्र मात्र है,
आत्मा अजर अमर है, वो वस्त्र बदलते रहती है। तो उन्होंने भी ऐसी ही कुछ बातें मानी कि सोल नेवर डाइज, इट ओनली चेंजेस बॉडीज। तो ट्रांसमाइग्रेशन में भरोसा रखते थे। उनका ये भी मानना था कि हर एक सोल के पास हर एक ज्ञान पहले से है। उसके पास इनफैक्ट पूरी दुनिया किस फॉर्मूले के हिसाब से बनी है वो ज्ञान भी है, बट थोड़े से इग्नोरेंस के कारण हम लोग वो ज्ञान थोड़ा भूल चुके हैं। हर एक इंसान के अंदर मैथमेटिकल नॉलेज पहले से है। तो इसके लिए पाइथागोरस ने क्या किया कि एक स्लेव को बुलाया और स्लेव से ही डिस्कशन करते करते पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करवा दिया कि अच्छा ये ट्रायंगल ऐसा है तो वैसा होगा कि नहीं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। वो पाइथागोरस ने एक स्लेव से ही प्रूव करवा दिया, उसको थोड़ा हेल्प कर करके। तो इसके बाद पाइथागोरस ने ये कंक्लूड किया कि स्लेव के अंदर ये पाइथागोरस थ्योरम का नॉलेज ऑलरेडी था, मैंने बस उसकी हेल्प की है उस नॉलेज को समझने के लिए, उस नॉलेज को लेकर के और ज़्यादा कॉन्शियस होने के लिए। वैसे ही पाइथागोरस का मानना था कि पूरी दुनिया जिस फॉर्मूले से बनी है वो फॉर्मूला भी हमारे सोल को पता है, जो अजर अमर है। इट्स जस्ट दैट दुनिया में हम आए हैं, उस सोल के ऊपर ये बॉडी है, उस बॉडी और सोल के कारण बॉडी के जो सोल के ऊपर चिपक चुका है, द सोल, दैट इज द रीजन वाई इज अंडर सम काइंड ऑफ बॉन्डेज। और इस कारण से वी आर नॉट एबल टू रियलाइज आवर एग्जैक्ट नॉलेज। अगर हम एफर्ट लगाएं, लॉजिक लगाएं, रीजनिंग करें तो धीरे धीरे हम हर एक नॉलेज को खुद ही अटेन कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ लॉजिक। तो स्पिरिचुअलिस्टिक थिंकर्स हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो होंगे ही। मैं सिंप्लीफाई कर दूं, पाइथागोरस मानते थे कि पूरी दुनिया एक फॉर्मूले पे बनी है। पाइथागोरस सोल में भी मानते थे। उनका मानना था कि सोल के अंदर ऑलरेडी सारा ज्ञान है और बस दुनिया के अंदर हम आए हैं तो बॉन्डेज में है एक तरीके से, और इस कारण से हमारे ज्ञान के ऊपर थोड़ा सा एक लिमिटेशंस आ गया। जैसे किसी ग्लास के ऊपर धूल जमा हो जाती है, उस धूल को हम हटाते रहेंगे, ग्लास के दूसरे साइड में हमें ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही सोल को सारा ज्ञान है, अगर हम धीरे धीरे उस ग्लास के ऊपर पड़ी हुई धूल, ग्लास यहाँ पे सोल है, उसके ऊपर जो धूल है वो इग्नोरेंस है, उस इग्नोरेंस को हटाएंगे थ्रू आवर रीजनिंग, सो वी विल बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस अबाउट एवरी नॉलेज। एंड कोशिश करके रीजनिंग के थ्रू वी कैन इवन अटेन द नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट फार्मूला, जिसकी मदद से ये पूरी पूरी यूनिवर्स बनी है। तो इस तरह की बातें कुछ पाइथागोरस मानते थे। ये स्पिरिचुअलिस्टिक या आइडियलिस्टिक थिंकर्स में दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है परमेंडिस का। परमेंडिस ही गेव थ्योरी ऑफ परमानेंस। ये थ्योरी ऑफ परमानेंस क्या है, ये थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, परमेंडिस ऐसे थिंकर थे जो जानना चाहते थे कि आखिर ये दुनिया किस चीज से बनी है। और मटेरियलिस्ट लोग तो मानते थे या नेचुरलिस्ट लोग मानते थे कि ये मैटर से बनी है, बट ऑफ कोर्स आइडियलिस्ट या स्पिरिचुअलिस्ट मानते हैं कि दुनिया आइडिया से बनी है। तो परमेंडिस ने बहुत कुछ थिंकिंग करने के बाद, कंटेम्पलेशन करने के बाद, परमेंडिस ने कंक्लूड किया कि ये दुनिया एक अल्टीमेट आइडिया से बनी है, बट वही आइडिया अलग अलग शेप लेता रहता है और इस कारण से हमें आसपास में चीज़ें, मटेरियल चीज़ें दिखती हैं। जैसे ये पेपर आप देख रहे हैं, एक ही पेपर है बट वही पेपर अलग अलग फॉर्म लेता रहता है। वैसे ही हमारे आसपास में दुनिया देखती है, जो लोग जन्म होता है, मरते हैं, कहीं बिल्डिंग बन रही है फिर तोड़ी जाती है, कहीं पे नदी है फिर वहाँ पे फ्लड आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आता है। ये सब कुछ अल्टीमेटली एक आइडिया है, अल्टीमेट आइडिया, और वही आइडिया अलग अलग शेप लेता रहता है। तो परमेंडिस एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं जो भारत के अंदर वेदांत फिलॉसफी में कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत यानी कि मटेरियल वर्ल्ड जो हमारे आसपास में दिख रहा है वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म है, जो अल्टीमेट आइडिया है असल में। तो वैसा ही कुछ मानते थे परमेंडिस कि देयर इज एन अल्टीमेट आइडिया विच इज परमानेंट, वो चेंज नहीं हो रहा। दैट अल्टीमेट आइडिया कैन बी कॉल्ड गॉड ऑल्सो, इट कैन बी कॉल्ड समथिंग एल्स, दैट इज परमानेंट। वही यूनिवर्स का एसेंस है और वो आइडिया अपना बस शेप बदल रहा है।
कुछ और कुछ और कुछ और होता जा रहा है। तो इस आइडिया को कहा गया थ्योरी ऑफ परमानेंस, कि देयर इज वन परमानेंट थिंग। है तो ये अल्टीमेट पेपर ही, बस ये अपना फॉर्म बदल रहा है, हमें लग रहा है कि अलग अलग है बट है तो एक ही। तो परमांडिस को माना गया कि परमांडिस इज डायरेक्टली चैलेंजिंग हेराक्लिटस आइडियाज कि वर्ल्ड इज चेंजिंग। परमांडिस कह रहे हैं कि दिख रहा है चेंज हो रहा है बट अल्टीमेटली है तो वही। ठीक वैसे ही जैसे दिख रहा है कि हर मोमेंट चेंज हो रहा है बट है तो ये अल्टीमेटली वो पेपर ही। तो दैट इज व्हाई परमांडिस gave his theory of permanence, which is considered as a counter to Heraclitus' idea of change, कि the world is in continuous flux. परमांडिस का मानना था कि पूरी दुनिया इस अल्टीमेट रियलिटी से बनी है। उसको ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट कहा जाता है। मैं बहुत ज़्यादा टर्म्स यहाँ देना नहीं चाहता, बट ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स का मतलब आखिर यूनिवर्स का एसेंस किस चीज से यूनिवर्स बना है। तो परमांडिस के हिसाब से द ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट इज एन अल्टीमेट आइडिया या गॉड जिससे यूनिवर्स बना है। और उस अल्टीमेट आइडिया या गॉड को हम लोग एक्सपीरियंस करके, देख करके नहीं समझ सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस करने से तो हमको मटेरियल वर्ल्ड दिखता है। हम लोग उस अल्टीमेट आइडिया को, और मटेरियल वर्ल्ड हमेशा चेंज हो रहा है, तो एक्सपीरियंस करके तो हम नहीं समझ सकते कि व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी। इंसान जन्म लेते हैं, मरते हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, इनको देख करके तो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे अल्टीमेट रियलिटी। इनसे थोड़ा ऊपर उठना होगा, आंखें बंद करके रीजनिंग अगर हम करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि सब एक ही है। जैसे बस समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक ग्लास जार के अंदर आप पानी रखा हुआ है, उसमें कुछ मछलियां भी हैं, कुछ और भी अलग अलग कलर के लिक्विड आप डाल दो, ब्लू, ग्रीन, येलो, और बाद में आप जार को सेक करते रहो तो जार के अंदर का कलर बदलता हुआ दिखेगा बार बार, राइट। आपको लगेगा कि वो बदल रहा है, कभी कोई मछली दिखेगी, कभी दूसरी दिखेगी, कभी कुछ दिखेगी, कभी नहीं दिखेगी, इफ यू आर शेकिंग द जार। बट है तो अल्टीमेटली वो एक ही चीज, वो जार है, उसके अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एक ही है, बस वो बदलते हुए दिख रहे हैं। एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड दैट दिस इज अल्टीमेटली वन एंटिटी। वो आपको देख करके नहीं समझ में आएगा, आपको रीजनिंग से समझ आएगा। तो ऐसे कुछ बातें कर रहे हैं परमांडिस। दीज आर नोन एज स्पिरिचुअलिस्टिक थिंकर्स। अब ये हो गए सोक्रेटस से पहले वाले थिंकर्स, नेचुरलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिस्टिक थिंकर्स। लेकिन इसके बाद आए नेक्स्ट सेट ऑफ थिंकर्स जिनको कहा जाता है ह्यूमनिस्ट थिंकर्स। ह्यूमनिस्ट थिंकर्स ने पहली बात ये डिसाइड की कि हमें इसमें कम इंटरेस्ट है कि दुनिया किससे बनी है, मैटर से बनी है कि स्पिरिट से बनी है। ह्यूमनिस्ट थिंकर्स का मेन कंसर्न था कि ह्यूमन को कैसा जीवन बिताना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे ऑफ लाइफ फॉर ए ह्यूमन सो दैट वी कैन कॉल दैट इट इज अ गुड लाइफ। सो ह्यूमनिस्ट थिंकर का जो राइज हुआ इन प्री सोक्रेटिक एरा, उसको कहा जाता है ह्यूमनिस्टिक टर्न इन ग्रीक थॉट, विच लेड टू राइज ऑफ अ न्यू ब्रांच इन फिलोसफी जिसको कहा गया है एथिक्स। तो समझेंगे एथिक्स इसको क्यों कहा जाता है, वो अगले पेज पे समझेंगे। बट ह्यूमनिस्टिक थिंकर्स का मेन फोकस ये था कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड लाइफ, आखिर अच्छा जीवन का क्या मतलब होता है। उनको इससे मतलब नहीं था कि दुनिया किससे बनी है, किस चीज से नहीं बनी है, वो सब ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन हमको मेन मतलब है क्या है गुड लाइफ। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए, ये जो नेचुरलिस्टिक या मटेरियलिस्टिक थिंकर्स हैं, दे गेव राइज टू साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन बायोलॉजी। एंड ये जो स्पिरिचुअलिस्टिक थिंकर्स हैं, दे गेव राइज टू वन ब्रांच ऑफ फिलोसफी जिसको कहा जाता है मेटाफिजिक्स, वेयर देयर इज एन continuous attempt to search for ultimate reality. Coming back to this humanistic turn in Greek thoughts, क्या रे ठीक है, वो सब मैटर है कि स्पिरिट है, वो सब ठीक है, लेकिन व्हाट इज गुड लाइफ, दैट वाज द कोर कंसर्न। अभी तक व्हाट इज गुड लाइफ का जवाब रिलीजन से दिया जाता रहा था, जो भी रिलीजन उस टाइम के थे उनके बेसिस पे जवाब दिया जाता रहता था। बट ग्रीक फिलोसोफर्स रिजेक्टेड, उस टाइम के जो नए ह्यूमनिस्ट थिंकर्स थे, दे रिजेक्टेड रिलीजन एज माइथोलॉजी और डॉगमा। रिलीजन में डॉगमेटिक बातें, सुपरस्टिशियस बातें हैं। दे स्टार्टेड टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन
कि व्हाट इज गुड लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल रैशनल थिंकिंग, रीजनिंग एंड रैशनल थिंकिंग, कि रीजनिंग करके सोचते हैं, सोच समझ करके करते हैं कि सर क्या है गुड लाइफ। अब हु वेर द ह्यूमनिस्ट थिंकर्स? तो वन ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमनिस्ट थिंकर्स आर नोन एज सोफिस्ट्स। One of important sophist is Protagoras, who gave this famous quote that man is measure of all things, कि जो भी हम एक्शन लेते हैं उसमें मैन का इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी काम फायदे का है या नुकसान का है, वो इसी बेसिस पे तय होगा कि उससे इंसान को फायदा हुआ ओवरऑल या नुकसान। तो प्रोटागोरस का ये जो कोट है ये कहीं ना कहीं ह्यूमनिस्टिक टर्न इन ग्रीक थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है। प्रोटागोरस वाज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ थिंकर्स हु कलेक्टिवली वे आर नोन एज सोफिस्ट्स। सोफिस्ट्स के कई सारे आइडियाज को बाद में चैलेंज किया नेक्स्ट थिंकर, जिनको कहा जाता है सोक्रेटस। सोक्रेटस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए ह्यूमनिस्ट थिंकर who mainly emphasized on the question what constitutes a good life. Just like sophists, he had similar concern, that is what constitutes good life. But Socrates ने जो बातें कही हैं वो सोफिस्ट के अपोजिट हैं। सोफिस्ट जिस तरीके के एक्शंस को या जिस तरह के लाइफ को गुड लाइफ कहते हैं, सोक्रेटस उसको बिल्कुल अपोज करते हैं। एंड सोक्रेटस इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज ट्रू ह्यूमनिस्ट फिलोसोफर। सोक्रेटस ने जो बातें कही हैं उसके बाद फिलॉसफी को एक नया डायमेंशन मिला है। एक बार एथिक्स की चूंकि यहाँ बात हुई है कि ह्यूमनिस्ट थिंकर्स लेड टू राइज ऑफ अ न्यू ब्रांच इन फिलॉसफी, जो कहा जाता है एथिक्स, तो जरा देखते हैं कि फिलॉसफी मतलब जो एक डिसिप्लिन है, एरिया ऑफ स्टडी है जिसमें अल्टीमेट रियलिटी को ढूंढने की कोशिश की जाती है, इसके क्या तीन मेन ब्रांचेज माने जाते हैं। तो फिलॉसफी एज ए सब्जेक्ट के तीन मेन ब्रांचेज माने जाते हैं। पहला होता है एपिस्टेमोलॉजी, ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसके अंतर्गत ये ढूंढने की कोशिश की जाती है कि आखिर नॉलेज है क्या और वो बनती कैसे है। तो इसमें दो सेट ऑफ थिंकर्स हैं। राशनलिस्ट, इनका मानना है कि नॉलेज रीजनिंग से बनती है। जैसे पाइथागोरस कहता था कि नॉलेज दुनिया में ऑब्जर्वेशन से नहीं बनेगी, नॉलेज बनेगी रीजनिंग से, क्योंकि अल्टीमेट नॉलेज जो वो होती है जो कभी ना बदले। दुनिया को देख करके हम नॉलेज बनाएंगे, वो दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीजें तो बदल जाती हैं। तो अल्टीमेट नॉलेज इज इन मैथ्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट इज अल्टीमेट नॉलेज, दैट विल नेवर चेंज। नेक्स्ट सेट ऑफ थिंकर्स होते हैं एम्पिरिसिस्ट थिंकर्स। उनका मानना है कि नॉलेज कम्स थ्रू एक्सपीरियंस, दुनिया को देखते हैं तो उससे सीखते हैं और समझते हैं। एम्पिरिसिस्ट थिंकर्स लेड टू राइज ऑफ साइंस, तो दुनिया को देखते हैं, ऑब्जर्व करते, उसके बेसिस पे एक थ्योरी देते हैं, नॉलेज बनाते हैं। तो कुछ सेट ऑफ थिंकर्स का मानना है कि नॉलेज स्टार्ट्स विथ रीजनिंग, अदर बिलीव्स नॉलेज स्टार्ट्स विथ एक्सपीरियंस। और ये डिबेट चलती रही। फिर एक जर्मन थिंकर है, फिलोसोफर है, 18th सेंचुरी में बाद में आएंगे, इमानुअल कांट। उन्होंने कहा कि देखिए कोई से भी नॉलेज हो, इट स्टार्ट्स विथ एक्सपीरियंस एंड देन इट गेट्स कंप्लीटेड विथ रीजनिंग। जैसे अगर पाइथागोरस थ्योरम का भी नॉलेज बनाना है तो पहले आपको एक ट्राइंगल देखना तो होगा, राइट एंगल ट्राइंगल को एक्सपीरियंस तो करना होगा, फिर रीजनिंग लगाने के बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इमानुअल कांट की ये बातें आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं कि नॉलेज स्टार्ट्स विथ एक्सपीरियंस एंड देन इट गेट कंक्लूडेड एंड कंसोलिडेटेड विथ रीजनिंग। द सेकेंड ब्रांच ऑफ फिलोसफी इज नोन एज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मीन्स सर्च ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। जो ये कर रहे थे ह्यूमनिस्ट थिंकर्स के पहले के लोग कर रहे थे, मटेरियलिस्टिक, बट मटेरियलिस्टिक थिंकर्स थोड़े से साइंटिस्ट जैसे हो गए। रियल मेटाफिजिशियंस हुए ये स्पिरिचुअलिस्टिक या आइडियलिस्ट थिंकर्स, हु आर लुकिंग फॉर द अल्टीमेट रियलिटी बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इनको कहा जाता है मेटाफिजिशियंस। मेटाफिजिशियंस, वन ऑफ द अर्लीस्ट मेटाफिजिशियंस कैन बी कंसिडर्ड एज हेराक्लिटस एंड परमेंडिस एंड पाइथागोरस। और तीसरा ब्रांच होता है फिलोसफी का, उसको कहा जाता है एथिक्स। एथिक्स के अंदर दो ही मेन कंसर्न है कि व्हाट इज पर्पस ऑफ आवर लाइफ, आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को हम हासिल कैसे करें। हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है भी कि नहीं, कि हमारा जीवन बस ऐसे ही जैसे एक चींटी का जन्म हुआ, जीवन भर स्ट्रगल करते रही सर्वाइव करने के लिए, किसी के पांव के नीचे आई और खत्म हो गई।
क्या इंसानों का भी जीवन वैसा ही है या उसमें कुछ पर्पस है? अगर वो पर्पस है तो वो क्या है? अब इन दोनों प्रश्नों का ट्रेडिशनली जवाब रिलीजन में दिया जाता रहा है। हिंदुइज्म कहेगा जीवन का मकसद है मोक्ष, बुद्धिज्म कहेगा निर्वाण, क्रिश्चियनिटी कहेगा हेवन। तीनों मिला जुला कर काफी सिमिलर बातें हैं, बट रिलीजन इन प्रश्नों का जवाब देता रहा है मकसद क्या हमारे जीवन का। बट जब फिलोसॉफिकल तरीके से रीजनिंग करके इन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की गई तो फिर दैट लेड टू राइज ऑफ ए न्यू ब्रांच इन फिलोसफी जिसको कहा गया एथिक्स। और यही कारण है कि हम लोग कह रहे हैं कि ये जो ह्यूमनिस्ट थिंकर्स हैं दे लेड टू राइज ऑफ न्यू ब्रांच इन फिलोसफी जिसको कहा जाता है एथिक्स। सर्च फॉर गुड लाइफ, या दूसरे शब्दों में कहें तो सर्च फॉर पर्पस ऑफ लाइफ। अगर आपको जीवन का पर्पस समझ आ गया और अगर आपने उस पर्पस को अचीव कर लिया तो यू विल अटेन गुड लाइफ। तो एक बार फिर से आते हैं सोफिस्ट पे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ह्यूमनिस्ट टर्न में अर्लीस्ट थिंकर्स वेयर सोफिस्ट्स, और फिर उनको क्रिटिसाइज करते हुए नेक्स्ट सेट ऑफ ह्यूमनिस्ट थिंकर्स आए सोक्रेटस। तो सोफिस्ट की अगर बात की जाए तो सोफिस्ट वर्ड कम फ्रॉम सोफिया विच एक्चुअली मीन्स नॉलेज और विजडम। सोफिस्ट जो हैं वो थोड़े से मटेरियलिस्टिक टाइप थिंकर्स थे। सो दे बिलीव्ड कि सिंस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर and that is why the purpose of our life should be to fulfill our material needs। यानी कि सरल भाषा में कहें तो सोफिस्ट लोगों ने कहा कि हमारे जीवन का मकसद है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना और पावर एब्जॉर्ब करना। दैट इज द सोर्स ऑफ गुड लाइफ। गुड लाइफ के लिए ग्रीक वर्ल्ड में, ग्रीक सोसाइटी में एक टर्म यूज किया जाता रहा है यूडेमोनिया। यूडेमोनिया मतलब गुड लाइफ, पर्पसफुल लाइफ या वर्चुअस लाइफ। तो सोफिस्ट लोगों ने कहा कि द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू हैव मनी एंड पावर। सोफिस्ट लोग जो हैं वो थोड़ा इनसे इंस्पायर्ड थे, ये मटेरियलिस्टिक या नेचुरलिस्टिक थिंकर से इंस्पायर्ड थे। तो इनका मानना था दुनिया मैटर से बनी है, तो मैटर को ही ज्यादा से ज्यादा हासिल करना, मैटर इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड पावर को हासिल करना हमारा जीवन का मकसद होना चाहिए। दे रिजेक्टेड एनी काइंड ऑफ हाइयर आइडिया लाइक गॉड या अल्टीमेट आइडिया, ब्रह्म, सत्य, जगत मिथ्या, ऐसी चीजों में नहीं मानते थे। ये सोफिस्ट वेस्टर्न सोसाइटी में और भारत में कभी हम पढ़ेंगे चारवाक, उनके सोचने का तरीका बिल्कुल एक ही था। भैया क्या है भगवान आत्मा वो सब नहीं है, जो है सो है कि भाई पैसा चाहिए, पावर चाहिए, बात खत्म। दुनिया इसी चीज की बनी है। इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सोफिस्ट फिलोसोफर्स की बात की जाए तो गॉर्जियस। गॉर्जियस का मानना था कि इंसान की सोचने समझने की ताकत काफी लिमिटेड है, ह्यूमन रीजनिंग लिमिटेशंस हैं। इस कारण से अगर गॉड है भी या अल्टीमेट आइडिया है भी तो हम उसको कभी समझ नहीं पाएंगे। तो गॉर्जियस ने गॉड है या कोई अल्टीमेट ट्रुथ है या सुपीरियर रियलिटी है या नहीं है उसको लेकर के कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि हम इसका जवाब कभी पा ही नहीं सकते, सिर्फ मैं नहीं कोई भी नहीं पा सकता, ऐसा कहा गॉर्जियस ने। दैट लेड टू अ न्यू ब्रांच इन फिलोसॉफिकल थिंकिंग जिसको कहा जाता है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मतलब एवरीथिंग कैन बी डाउटेड बिकॉज आवर एबिलिटी टू think beyond a particular limit is restricted. So there is no possibility of knowing the ultimate reality, and when you cannot know anything then better not think about it। इसका मतलब हर आदमी अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचे, क्योंकि अल्टीमेट यूनिवर्सल रियलिटी क्या है वो तो हम जान सकते नहीं है, क्योंकि उतनी हमारी लिमिटेशन, उतनी हमारी एबिलिटी नहीं है। एंड दैट इज स्केप्टिसिज्म कि हर आदमी एक लिमिट से आगे नहीं सोच सकता। इट लेड टू राइज ऑफ एथिकल रिलेटिविज्म कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से जो सोचता है वो उसकी सच्चाई है, हर आदमी की अपनी सच्चाई है। देयर इज नो अल्टीमेट रियलिटी, एथिकल रिलेटिविज्म। तो इन प्रश्नों का जवाब गॉर्जियस कहता है कि खुद ढूंढो यार अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, थिंक फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव because there is no possibility of answering this question in universal and absolute manner because we all have some limitations। तो skepticism led to rise of ethical relativism। सब सही है, तुमको लगता है कि जीवन में सिर्फ पार्टी करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, तो तुम्हारे हिसाब से सही है, वो तुम्हारा सत्य है। किसी और को लगता है कि नहीं हमें शांति से जीवन बताना चाहिए, शुद्ध जीवन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तो वो उसका सच्चाई है।
और क्या अल्टीमेट रियलिटी वो कहना संभव नहीं। सो गॉर्जियस ने एक प्लेटफॉर्म ले डाउन किया ऑफ एथिकल रिलेटिविज्म का। एथिकल रिलेटिविज्म मतलब हर आदमी अपने अपने हिसाब से सही है, कुछ भी अल्टीमेट सही है, अल्टीमेट गलत नहीं है। गॉर्जियस ने एक और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लाए फॉर सोफिस्ट, दैट इज रेटोरिक। बोले देखिए, जब आपका मेन मकसद है पावर एंड मनी, वैसे गॉर्जियस ने कहा कि हर आदमी का अपना अपना अप्रोच हो सकता है जीवन का, बट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखा जाए तो मेन मकसद है मनी एंड पावर को ग्रैब करना, यही होना चाहिए। और उसके लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए अपने आर्ग्यूमेंट्स को फ्रेम करने का, इसी को कहा गया है रेटोरिक। तो ऑल द सोफिस्ट फिलोसोफर्स हैव एम्फेसाइज्ड ऑन रेटोरिक। रेटोरिक मींस आर्ट ऑफ परसुएशन टू अटेन द गोल ऑफ मनी एंड पावर। कुछ लोगों को आप देखते हैं वो कितने अच्छे से बात करते हैं, वो इतने अच्छे से बात करते हैं कि वो सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं और अपना काम करवा लेते हैं, तो कहा जाएगा कि उनके पास पावर ऑफ रेटोरिक्स है। तो सोफिस्ट थिंकर्स भी रेटोरिक के पावर पे एम्फेसाइज करते थे कि फोकस ऑन रेटोरिक्स, उसको बिल्ड करने पे काम कीजिए और फिर अपने लिए अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कीजिए मनी और पावर को ग्रैब करने का। देखिए रेटोरिक्स का इंपॉर्टेंस समझिए। ये जो सोफिस्ट लोग थे इनके बारे में थोड़ा और समझते हैं। देखिए सोफिस्ट का लिटरल मीनिंग होता है टीचर्स। सोफी जो है मेनली एथेंस सोसाइटी में थे। एथेंस के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। कुछ लोग बहुत रिच थे, बहुत सारे लोग बहुत गरीब थे। जो रिच लोग थे उनको वोटिंग राइट्स भी था, और डेमोक्रेसी एक तरीके की प्रैक्टिस होती थी एथेंस में, बट डेमोक्रेसी में जिनको वोटिंग राइट्स था उनके लिए कंडीशन थी कि उनके पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड ऑल। तो रिच पीपल हैड वेयर इकोनॉमिकली ऑफ कोर्स वेल बीइंग, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स भी थे। अब इन रिच लोग जो हैं ये लोग टीचर्स भी रखते थे, क्योंकि एथेंस समाज में पब्लिक टीचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, सरकारी टीचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो प्राइवेट लर्निंग ही था। तो दीज रिच पीपल हायर्ड टीचर्स ऑल्सो, और ये टीचर्स बेसिकली थे सोफिस्ट। और इन सोफिस्ट का काम था कि ये जो रिच क्लास के लोग हैं उसमें जो यूथ हैं उनको टीच करें। टीच करने में ये बेसिकली उनको सिखाते थे कि देखो तुम्हारा मकसद होना चाहिए पैसा और पावर को ग्रैब करना, और पैसा और पावर को ग्रैब करने के लिए तुमको बातें अच्छे से करनी आनी चाहिए, रेटोरिक्स। यू नीड टू हैव दैट आर्ट ऑफ परसुएशन। पुराने एथेंस के समाज में परसुएशन यानी, देखिए उस टाइम में डेमोक्रेसी के अंदर डायरेक्ट वोटिंग होती थी, तो किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पे सब लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और फिर पहले चर्चा होती थी, चर्चा होने के बाद वोटिंग होती थी। तो जिनके पास रेटोरिक्स बेहतर है, आर्ट ऑफ परसुएशन बेहतर था, वो अपनी बातें मनवा लेते थे और इनडायरेक्टली दे वर एबल टू प्रैक्टिस पावर। सो उस टाइम में रेटोरिक्स का बड़ा महत्व था। जो जितना अच्छे से बात कर पाए, सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात कर पाए, वो अपने हिसाब से कानून बनवा देता था। तो रिच एंड इन्फ्लुएंशियल लोग, उनके बच्चे सोफिस्ट से पढ़ते थे, एंड सोफिस्ट उनको सिखाते थे कि आपका काम है मनी एंड पावर को ग्रैब करना। मनी एंड पावर कैन बी ग्रैब्ड ओनली व्हेन यू आर हैविंग एबिलिटी टू डू रेटोरिक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट सोफिस्ट थिंकर है प्रोटागोरस। उसके बारे में तो हमने देखा ही पहले भी कि मैन इज मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, यानी कि इंसान के लिए जो अच्छा वो अच्छा, इंसान के लिए बुरा वो बुरा। तो ही ब्रॉट मैन एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सोफिस्ट थिंकर्स हुए। सोफिस्ट की अगर एनालिसिस की जाए तो हमें एक बात समझ आएगी कि दे हैड मेनी पॉजिटिव साइड्स ऑल्सो। उन्होंने ग्रीक थिंकिंग, जो ग्रीक सोसाइटी की थिंकिंग है, उसको ह्यूमन सेंटर्ड बनाया। दे रिजेक्टेड माइथोलॉजीज। अदरवाइज पुराने जमाने में तो मतलब ह्यूमन के इंटरेस्ट से ज्यादा डिवाइन इंटरेस्ट पे फोकस रहता था। उस टाइम में भी थोड़ा बहुत ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड ऑल होता था। तो sophists brought human at the center of the universe. They emphasized on importance of reasoning, logic, importance of speech and rhetoric. They encouraged critical thinking. अच्छा, they encouraged relativism also कि भैया देखो कोई अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका और सब अपने हिसाब से ठीक ही हैं। तो ये जो रिलेटिविज्म है इन मोरल थिंकिंग, दैट promoted to some extent tolerance also in the society.
लेकिन उसका एक नेगेटिव साइड भी आया सोफिस्ट लोगों का। सोफिस्ट लोग धीरे धीरे दे स्टार्टेड टू गेन बैड रेपुटेशन, क्योंकि वो लोग मेनली पढ़ाते किसके थे? रिच क्लास के लोगों को। दे चार्ज्ड मनी टू टीच। उनके ऊपर ये एलिगेशन लगना शुरू हुआ कि वो लोग ये नहीं पढ़ा रहे जो सच में उनको पढ़ाना चाहिए। वो चीजें पढ़ा रहे हैं जो उनको लगता है कि उनके स्टूडेंट्स सुनना चाहते हैं। स्टूडेंट्स वेयर फ्रॉम रिच एंड इन्फ्लुएंशियल क्लास। तो अपने स्टूडेंट्स को खुश करने के चक्कर में, अब अंबानी जी, बस इमेजिन कीजिए, अंबानी जी ने आपको टीचर रख दिया कि घर आकर के होम ट्यूशन देना है आपको उनके बच्चों को। होगा क्या कि आप अंबानी जी के बच्चों को खुश करने के चक्कर में वही सारी बातें बोलोगे जो वो सुनना चाहते हैं कि हाँ हाँ, जीवन में जितना पैसा कमाओ उतना अच्छा है, पैसा कमाना तो अच्छी बात है। तो ऐसा ही कुछ चार्ज इनके ऊपर लगने लगा कि दे वेयर नॉट डूइंग जस्टिस टू देयर प्रोफेशन, दैट इज टीचिंग। अ टीचर शुड नॉट से व्हाट हिज और हर स्टूडेंट्स वांट टू हियर। अ टीचर शुड से व्हाट हिज और हर स्टूडेंट्स मस्ट हियर इन ऑर्डर टू हैव गुड लाइफ। उल्टा उन्होंने रेटोरिक्स के ऊपर ज्यादा इंफेसाइज किया। रेटोरिक्स के ऊपर ज्यादा इंफेसाइज करने का क्या मतलब है कि तुम सच में अच्छा सोचते हो या नहीं सोचते वो कम इंपॉर्टेंट है। सामने वाले को कन्विंस करने की एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे तुम्हारा जो गोल है ऑफ हैविंग मनी एंड पावर वो अल्टीमेटली पूरा हो जाए। सो इस कारण से कहीं ना कहीं वो यूथ को एक नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर के जा रहे थे कि लक्ष्य होना चाहिए तुम्हारा पैसा और पावर, लेकिन बातें ऐसी करो घुमा फिरा करके कि लोगों को कन्विंस कर दो कि वाह कितना अच्छा आदमी है। तो कहीं ना कहीं समाज को ये लोग गलत डायरेक्शन में ले जा रहे थे, यूथ को लोग मिसगाइड कर रहे थे। उनके अंदर के कैरेक्टर को बिल्ड करने के बजाय उनको ऊपर ऊपर से पॉलिश करने में लगे थे। ऐसा क्रिटिसिज्म होने लगा सोफिस्ट का। सोफिस्ट को जो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करने वाला इंसान सामने आया वो है सोक्रेटस, एंड दैट इज व्हाई सोक्रेटस आल्सो इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ ह्यूमनिस्ट थिंकर्स। लेकिन ही स्टार्टेड ए राइवल ट्रेडिशन टू सोफिस्ट। Socrates aimed at moral and intellectual reform. Socrates was more influenced by these spiritualistic and idealist thinkers, जबकि सोफिस्ट वे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज मटेरियलिस्टिक थिंकर्स। तो सोक्रेटस ने कहना शुरू किया कि ना, ये लोग ठीक काम नहीं कर रहे, दे आर नॉट ट्रू टीचर्स। ट्रू टीचर्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये पैसा लेते हैं पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाई इनका क्या है? धंधा है, प्रोफेशन है, and that is why they are not sincere with their work. They say what their students want to hear, not what students should hear. राइट मैं तो क्लास में भी कई बार मजाक मजाक में कहता हूँ ना कि कोचिंग वालों की भी तो मजबूरी है। आपको एक लिमिट के आगे हम आपको सच्चाई बता नहीं सकते भाई। हार्ड वर्क करना होगा, सेल्फ एफर्ट्स डालने होंगे, लेकिन आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते, तो हम भी क्या करें, हम भी मजबूर हैं। ठीक है, वी आर ऑल्सो अल्टीमेटली टीचिंग फॉर मनी ओनली, राइट। कोचिंग में भी ये समस्या है, कहीं पे भी, राइट। आई कम बैक टू दिस डिस्कशन। तो सोफिस्ट्स का क्रिटिसिज्म करते हुए सोक्रेटस कहते हैं कि ये लोग मनी एंड पावर को ग्लोरीफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके स्टूडेंट्स मनी एंड पावर वाले फैमिली से आते हैं, इनको उसकी जय जयकार लगानी है। They are emphasizing on rhetorics. They are not focusing on building the real character of the students. And that is why he blamed sophists for decline of Athens. हुआ क्या कि Athens was in war with Sparta, जो दूसरा एक सिटी स्टेट था। लंबे वॉर के बाद धीरे धीरे एथेंस हार रहा था। अल्टीमेटली एथेंस हार भी गया। उसके बारे में हम अगले डिस्कशन में देखेंगे, प्लेटो के बारे में जब चर्चा करेंगे। तो एथेंस लॉस्ट इन अ लॉन्ग फॉट वॉर विद स्पार्टा, जिसको कहा जाता है पेलोपोनेशियन वॉर। और सोक्रेटस को लग रहा था कि एथेंस के कमजोर होने के पीछे ये सोफिस्ट लोग जिम्मेदार हैं। ये तो रिच इन्फ्लुएंशियल लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ये उनको कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अपनी कैरेक्टर बिल्ड करने के बजाय फोकस करो कि कैसे पावर एंड मनी को ग्रैब किया जा सके। यूडोमोनिया की बात की जाए, यूडोमोनिया मतलब गुड लाइफ, जो ग्रीक सोसाइटी में पहले से ही एक लक्ष्य माना गया। लक्ष्य था कि यूडोमोनिया अटेन करना है। तो राइट सेंस प्री सोक्रेटिक थिंकर्स में वो नेचुरलिस्टिक या आइडियलिस्ट थिंकर्स के टाइम से ही द गोल इन ग्रीक सोसाइटी वाज टू अटेन यूडोमोनिया। अब यूडोमोनिया मींस गुड लाइफ, ये तो मोटी मोटी बात हो गई, बट हाउ टू अटेन यूडोमोनिया, इसको लेकर के सोफिस्ट ने क्या कहा? मनी एंड पावर।
इसको क्रिटिसाइज किया सोक्रेटस ने कि ना, मनी एंड पावर कैन नॉट बी सोर्स ऑफ गुड लाइफ। व्हाई? बिकॉज दे आर लिमिटेड। पैसा और पावर तो लिमिटेड ही है ना। अगर आप कह देंगे कि मनी एंड पावर शुड बी सोर्स ऑफ गुड लाइफ, तो फिर समाज में इंटेंस कंपटीशन होगा, देयर विल बी स्ट्राइफ एंड कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, दिस विल वीकेन द स्टेट, वीकेन द सोसाइटी। और यही कारण है कि एथेंस कमजोर हो रहा है। ये सोफिस्ट लोग समाज को और स्टेट एथेंस को कमजोर कर रहे हैं। सोक्रेटस ने कहा द सोर्स ऑफ गुड लाइफ या यूडेमोनिया शुड बी नॉलेज, ज्ञान अच्छे जीवन का बेस हो सकता है। ज्ञान कैसे अलग है मनी एंड पावर से? तो नॉलेज इज अनलिमिटेड। कहते हैं ना हिंदी में कि ज्ञान बांटने से बढ़ती है। तो नॉलेज एक तो अनलिमिटेड है, अनलाइक मनी एंड पावर विच इज लिमिटेड, और दूसरा नॉलेज से सोल को नॉरिशमेंट मिलता है। तो सोक्रेटस ऑल्सो बिलीव्ड इन सोल लाइक पाइथागोरस। तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस जो एक प्री सोक्रेटिक थिंकर था, उसका इन्फ्लुएंस सोक्रेटस पे था। सोक्रेटस ऑल्सो बिलीव्ड इन सोल, और सोक्रेटस का मानना था कि मनी एंड पावर से हम करप्ट होते हैं, सोल करप्ट होता है, जबकि नॉलेज की प्राप्ति से सोल जो है नॉरिश होता है, और जब सोल नॉरिश्ड होता है तो इट लीड्स टू अटेनमेंट ऑफ वर्चुअस लाइफ, गुड लाइफ, जिसको कहा गया यूडोमोनिया। तो सोक्रेटस और सोफिस्ट में मेन क्या अंतर है? सोर्स ऑफ गुड लाइफ या यूडोमोनिया के लिए सोफिस्ट कहते हैं मनी एंड पावर, सोक्रेटस कहते हैं नॉलेज। ठीक है। अप्रोच, सोफिस्ट कहते हैं कि हमें रेटोरिक्स का अप्रोच लेना चाहिए, परसुएशन का अप्रोच लेना चाहिए फॉर हैविंग मनी एंड पावर। सोक्रेटस कहते हैं कि नॉलेज के लिए वी नीड टू हैव डायलॉग एंड रीजनिंग, जिसको कहा गया डायलेक्टिक्स। तो थोड़ा और समझते हैं कि सोक्रेटस ने क्या कहा है नॉलेज के बारे में, कैसे नॉलेज लाया जाए, कैसे गुड लाइफ को अटेन किया जाए। तो लेट अस सी सोक्रेटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज, जिसको कहा जा सकता है सोक्रेटस की एपिस्टेमोलॉजी। सोक्रेटस के हिसाब से ट्रू नॉलेज इज नॉट अबाउट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। असली नॉलेज ये नहीं होता है कि आपको याद हो कि किस देश की राजधानी कहाँ है, या किस देश का कौन सा करेंसी है। ये सब तो इंफॉर्मेशन है, ये फैक्ट्स हैं, ये कल होकर के बदल भी सकते हैं। एनीथिंग विच इज चेंजिंग इज नॉट नॉलेज, एंड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एवरीथिंग कैन चेंज। दैट मीन्स ट्रू नॉलेज कैन नॉट बी अटेन्ड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड बाय एक्सपीरियंसिंग। तो सोक्रेटस कहीं ना कहीं रैशनलिस्ट थिंकर्स के लाइन में आते हैं। सोक्रेटस के हिसाब से ट्रू नॉलेज इज हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ हायर आइडियाज, लाइक जस्टिस क्या है, फेयरनेस क्या है, व्हाट इट इज टू बी गुड टू अदर्स, कैसे बेहतर इंसान बने, उसके रिलेटेड अगर कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही तो उसको कहा जाएगा नॉलेज। सोक्रेटस के कुछ कोट्स देखते हैं। वर्च्यू इज नॉलेज एंड इग्नोरेंस इज इविल। सोक्रेटस का मानना है कि अगर हमें सच में ज्ञान हो गया तो हम अपने आप अच्छे इंसान हो जाएंगे, वर्चुअस इंसान हो जाएंगे, सद्बुद्धि वाले इंसान हो जाएंगे, क्योंकि नॉलेज का मतलब ही है, आपके पास अगर नॉलेज आ गया, नॉलेज क्या है? नॉलेज का मतलब ही है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हायर आइडियाज लाइक जस्टिस एंड फेयरनेस। तो इफ यू डेवलप नॉलेज देन यू ऑटोमेटिकली विल बिकम वर्चुअस। हमें ज्ञान के पीछे भागना चाहिए, ज्ञान से सोल नॉरिश होता है, और ज्ञान, नॉलेज और इंफॉर्मेशन दो अलग अलग चीजें हैं। नॉलेज का मतलब नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग ऑफ हायर आइडियाज, एंड वंस यू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हायर आइडियाज, that what is good, what is justice, what is fairness, then you will become good. इसके लिए कहा जाता है to know is to be। अगर आप जानते हैं कि सच में अच्छा होना क्या होता है, आपने रटा नहीं है, अगर आप सच में जानते हैं, आपने एहसास किया, आपको नॉलेज हुआ है what it is to be an ethical person, then you will become an ethical person. So knowledge is virtue. If you have true knowledge, you will automatically become virtuous. अगर आपको सच में पता है तो। सोक्रेटस के हिसाब से इविल इज कमिटेड ड्यू टू इग्नोरेंस। जब इंसान के पास सच नॉलेज, अच्छा नॉलेज नहीं होता है, तो फिर वो इविल कमिट करता है। ये बहुत सिमिलर है गांधीयन आइडिया ऑफ हेट द इविल नॉट द इविल डूअर से। इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, याद है आपको वो फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें संजय दत्त क्या करता है, वो लक्की सिंह को ग्रीटिंग कार्ड लिख करके देता है, गेट वेल सून मामू। बेसिकली गांधी जी का आइडिया ये था कि जो आदमी करप्शन कर रहा है, दूसरों को हैरास कर रहा है, लूटपाट मचा रहा है, वो खुद बीमार है,
वो खुद इग्नोरेंट है, वो खुद मेंटल तौर पे बीमार है, और इस कारण से उससे नफरत करके फायदा नहीं है, उसको हमें ठीक करना है। वो इग्नोरेंट है बेचारा, इसीलिए इविल कर रहा है। हेट द इविल नॉट द इविल डूअर। लकी सिंह के जो एक्टिविटीज हैं वो खराब हैं, लेकिन लकी सिंह से नफरत मत कीजिए, लकी सिंह तो खुद बीमार है। बीमार आदमी की आप मदद करते हैं ना, बीमार आदमी को और पीटते तो नहीं है। तो यही आइडिया काफी हद तक सोक्रेटस का भी था कि जो आदमी इविल कर रहा है, लोगों से लूटपाट कर रहा है, वो खुद बीमार है, वो इग्नोरेंट है। अगर उसको सच में ज्ञान हो गया कि जीवन का मेरा मकसद है ज्ञान अर्जित करना, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू अटेन नॉलेज, अगर उसको इस बात का एहसास हो गया, बस इस बात का एहसास मात्र जो है वो उसको वर्चुअस बना देगा, फिर वो नॉलेज के रास्ते पे जाएगा। एंड वंस you have that true knowledge, and the true knowledge is that the purpose of life is to attain knowledge, and you become virtuous. तो इस तरीके से सोक्रेटस ये कोट देते हैं, वर्च्यू इज नॉलेज एंड इग्नोरेंस इज इविल। अगर आपके पास ये नॉलेज है कि सही मकसद हमारे जीवन का है टू अटेन नॉलेज, देन यू ऑटोमेटिकली विल बिकम वर्चुअस। सोक्रेटस कहते हैं कि द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज इज टू नो दैट आई नो नथिंग। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है आई नो दैट आई नो नथिंग। तो ट्रू नॉलेज बनने की शुरुआत होती है, ये फैक्ट और इंफॉर्मेशन नहीं होता है नॉलेज। असली नॉलेज होता है जहां पे आप हायर आइडियाज के बारे में, जस्टिस, फेयरनेस, वर्च्यू के बारे में समझ पाए। और इसकी शुरुआत तब होती है जब आपको एहसास होता है कि आपको कुछ नहीं आता। तो बेसिकली सही ज्ञान की शुरुआत ह्यूमिलिटी के साथ होती है, एरोगेंस के साथ नहीं। एरोगेंस इज द रूट कॉज ऑफ इग्नोरेंस। अगर कोई आदमी एरोगेंट है, उसको लगता है मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, वो कुछ भी सीख नहीं सकता जिस ज्ञान की बात सोक्रेटस कर रहे हैं। तो एरोगेंस इज रूट कॉज ऑफ इग्नोरेंस, इट लीड्स टू इविल। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी होगी अगर आपके अंदर, तो ही आपको सही ज्ञान बनना शुरू होगा, एंड देन यू विल हैव वर्चुअस लाइफ। तो मैं एक बार सिंप्लीफाई कर दूं, सोक्रेटस के हिसाब से अच्छा जीवन मनी और पावर से नहीं आएगा, अच्छा जीवन आएगा नॉलेज से। और नॉलेज का मतलब फैक्ट से इंफॉर्मेशन नहीं होता है, नॉलेज का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम हायर आइडियाज, कि क्या होता है करेज, क्या होता है जस्टिस, क्या होता है फेयरनेस। और अगर आपको सच में नॉलेज आने लगा तो आप अपने आप वर्चुअस हो जाएंगे। नॉलेज इज वर्च्यू, वर्च्यू इज नॉलेज। आपको बस इस मात्र बात का नॉलेज हो गया कि सही नॉलेज ही गुड लाइफ है, ये भी अपने आप एक नॉलेज है। इस मात्र ज्ञान से भी आप वर्च्यू के रास्ते पे चल पड़ेंगे, अच्छे इंसान बनने लगेंगे। इविल आदमी तब कमिट करता है जब वो इग्नोरेंट होता है, उसको ये तक नहीं पता कि उसके जीवन का मकसद आत्मा का नॉरिशमेंट है, ना कि पैसा और पावर। तब आदमी इविल कमिट करता है। वो आदमी खुद इग्नोरेंट है, वो तो खुद बीमार है। वो आदमी, इग्नोरेंस के पीछे का कारण है एरोगेंस। उसको एक तो पता नहीं है कि पैसा और पावर के पीछे भागने से सिर्फ उसको तकलीफ मिलने वाली है, ना वो जानना चाहता है। तो एरोगेंस इज द रूट कॉज ऑफ इग्नोरेंस, एंड इग्नोरेंस मेक्स अ पर्सन कॉज कमिट इविल। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी इज द बिगिनिंग ऑफ अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। आपके अंदर पहले ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि मैं एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता कि क्या होता है जस्टिस, फेयरनेस, मैं उनको जानना चाहता हूं। दैट इज द beginning in the direction of attainment of knowledge, and once you start attaining knowledge, then you start having virtuous life, जिसको कहा गया यूडोमोनिया। तो पाथ टू ट्रू नॉलेज। अब ट्रू नॉलेज की पहली सीढ़ी है ये जानना कि नॉलेज इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ट्रू नॉलेज की पहली सीढ़ी है, एंड नॉलेज इज नॉट इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट। ये पहली बात। दूसरी सीढ़ी है ये जानना कि आई नो नथिंग। अभी मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है, अब मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे नॉलेज को अचीव करने की और अपने सोल को नॉरिश करने की, और फिर शुरू होगा नॉलेज अर्जित करने की यात्रा, पाथ टू ट्रू नॉलेज। और सोक्रेटस इसके लिए एक रास्ता देते हैं, इसको कहा जाता है एलेंकस। एलेंकस लिटरली मीन्स क्लीनिंग द ग्लास या रिमूविंग फॉल्स आइडियाज। तो एलेंकस इज अ मेथड जिसमें इंसान अपने आइडियाज को क्रॉस क्वेश्चन करता है,
फिर अपने जो फॉल्स बिलीफ्स हैं उसको रिमूव करते 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 हायर नॉलेज तक पहुंचता है। तो सोक्रेटस कहते हैं कि हमें अपने आइडियाज को क्वेश्चन करना, क्रॉस एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। इसी से क्या होता है कि हम अपने बिलीफ्स जो सब्जेक्टिव है उसको धीरे धीरे फिल्टर करते 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 वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉलेज विच इज अल्टीमेट रियलिटी। तो सोक्रेटस ने रास्ता दिया एलेंकस का, और उसके लिए वो कहते हैं कि हमें एलेंकस मीन्स क्रॉस क्वेश्चनिंग ऑफ आवर बिलीव्स। इससे क्या है कि हमारे जो फॉल्स बिलीव्स हैं वो धीरे धीरे रिमूव होने लगते हैं एंड वी स्टार्ट गेटिंग द ट्रू नॉलेज। उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है ये कोट, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। हमें अपने लाइफ को एग्जामिन करना होगा, हमें अपने एक्शंस को क्वेश्चन करना होगा, तब जाकर के हमें समझ आएगा कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं। तो एवरी एक्शन, एवरी थॉट हैज टू बी क्वेश्चनड, एग्जामिन्ड। एलेंकस जो सोक्रेटिक मेथड है दैट इज टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू रिमूव बिलीव्स एंड अटेन हायर नॉलेज, उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है। सोक्रेटस बात कर रहे हैं किसी सोल्जर से, सोक्रेटस पूछ रहे हैं व्हाट इज करेज। सोल्जर कहता है करेज इज स्टैंडिंग फर्म इन द बैटल। फिर सोक्रेटस कहते हैं अच्छा, व्हाट इफ द सोल्जर स्टैंड्स फर्म फुलिसली। और टैंक के ऊपर, मतलब बॉम्ब के ऊपर खड़ा है और एकदम जो जो खरोश से खड़ा है कि दुश्मन को मार देंगे, खुद बम के ऊपर खड़ा है, जैसे पाँव उठाएगा फट जाएगा, तो क्या इसको करेज कहेंगे? तो सोल्जर सोच के कहेगा ना ना, इसको तो करेज नहीं कहेंगे। फिर ऐसे डिस्कशन कर करके जो लोअर बिलीफ्स हैं जिसको लेकर के हम रिजिड हो जाते हैं, वही रिजिडिटी है एरोगेंस, उसको धीरे धीरे हटाना है। और फिर उससे क्या होगा कि वी अराइव एट हायर आइडियाज विच इज क्लोजर टू द अल्टीमेट नॉलेज। तो ये सब डिस्कशन कर करके सोक्रेटस अंत में सोल्जर के साथ चर्चा करके यहां तक पहुंचे कि करेज इज नॉट मियर ब्रेवरी या स्टैंडिंग फर्म इन द बैटल, इट इज रादर, ब्रेवरी तो है ही प्लस वाइज इंड्योरेंस, वहीं तक झगड़ा, वहीं तक टिके रहना है जहां तक टिके रहना समझदारी है, उसके आगे नहीं। तो सोक्रेटस का जो एलेंकस मेथड है, इट वाज लेटर ऑन रेक्टिफाइड, अपग्रेडेड, रिफाइंड बाय प्लेटो, जिसको कहा गया है प्लेटो का डायलेक्टिक मेथड। तो सोक्रेटस का एलेंकस मेथड को कहा जा सकता है सीड, और बाद में हम देखेंगे प्लेटो का डायलेक्टिक मेथड, इट इज कंसिडर्ड एज प्लांट विच इमर्ज्ड आउट ऑफ दैट सीड। अब देखते हैं डेथ ऑफ सोक्रेटस कैसे हुई। यू सी, सोक्रेटस वाज नोन एज फिलोसोफर ऑफ अगोरास। अगोरास मतलब अब पब्लिक प्लेस जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होती है, डिबेट होती है। जैसे आज के टाइम में हमारी चाय की टपरी होती है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होती है, पब्लिक डिस्कशन, डिबेट की, इस बार इनको वोट देंगे, ऐसा इसको वोट नहीं देंगे, ये पार्टी अच्छी है। इंटरनेशनल रिलेशंस पे चर्चा होती है कि अमेरिका ऐसा कर रहा है। तो कुछ होते हैं ना चौराहे, उनको कहा जाता था एंशियंट ग्रीक सोसाइटी में अगोरास। एंड सोक्रेटस वाज नोन एज फिलोसोफर ऑफ अगोरा बिकॉज ही डिड नॉट हैड अ फॉर्मल स्कूल। ना वो पढ़ाने के लिए पैसे लेता था, ना उसका अपना कोई इंस्टीट्यूशन था। वो ऐसे ही पब्लिक प्लेस पे लोगों से बातचीत करता रहता था और उनके साथ बातचीत करते हुए ज्ञान शेयर करता रहता था। सो आप कह सकते हैं कि टर्न पब्लिक स्क्वायर इनटू अ क्लासरूम। अगोरास को उसने क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया, सिटीजन्स को स्टूडेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, और धीरे धीरे स्टार्टेड मेकिंग पीपल, कन्वर्टिंग कॉमन पीपल, पुअर सिटीजन्स इनटू थिंकिंग बीइंग। आम जनता जो दबी कुचली जनता थी, क्योंकि मैंने आपको बताया एथेंस सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत थी, तो जो दबी कुचली जनता थी उनको सोचने समझने की ताकत देने लगा, उनको एबिलिटी देने लगा कि वो क्वेश्चन करें द रूलिंग क्लास को। जो रिच क्लास हैं, जो वोट वगैरह करते हैं लेकिन और पावर अपने हाथ में है, रखते हैं, उनके एक्शंस को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया इन्होंने। दे स्टार्टेड ट्रबलिंग द रूलिंग एंड वेल्दी क्लास, उनसे वाजिब सवाल पूछ करके। आज भी सरकारें नहीं चाहती कि जनता एक लिमिट से ज्यादा सजग हो, क्योंकि फिर सवाल पूछेगी। सोक्रेटस ने यही करना शुरू कर दिया, जनता को थिंकिंग बीइंग बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए सोक्रेटस कॉल्ड हिमसेल्फ गैड फ्लाई फॉर द स्टेट। गैड फ्लाई मतलब होता है मक्खी या कोई ऐसी बी जो काटे तो बड़ा चुभता है। सोक्रेटस कहता था कि मैं हूं गैड फ्लाई फॉर द स्टेट, मैं स्टेट को चुभूंगा, मैं लोगों को थिंकिंग बीइंग में कन्वर्ट करूंगा। वो उनसे सवाल पूछेंगे जो स्टेट इजीली जवाब नहीं दे पाएगा। ए करप्ट स्टेट, wealthy and corrupt people will not be easily able to answer these things.
तो इसी कारण से सोक्रेटिस के ऊपर जब उसने धीरे धीरे जनता को बहुत सोचने समझने वाला बनाना शुरू कर दिया, आम जनता को, रूलिंग क्लास घबरा गई। फिर सोक्रेटिस के खिलाफ एक केस लाया गया दैट ही इज करप्टिंग द यूथ माइंड। वो आम जनता को भड़का रहा है स्टेट के खिलाफ। एक तरीके से ट्रीजन का केस लाया गया, देशद्रोही कर रहा है। एंड देन ही वाज एग्जीक्यूटेड, ही वाज आस्क्ड टू ड्रिंक हेमलॉक पॉइजन एंड सोक्रेटिस टुक दैट। सोक्रेटिस ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सोक्रेटिस को यह भी मौका दिया गया कि माफी मांग लो, बोल दो कि तुम गलती कर रहे हो, सोफिस्ट लोग की बातें जो हैं वो सही हैं। सोक्रेटिस सेड कि नो नो, मैं जानते हुए गलत बात कैसे मान लूं, जब मैंने ऑलरेडी अपने बिलीफ को फिल्टर करके हायर आइडियाज नॉलेज अटेन कर लिया है, तो अब मैं नॉलेज के अगेंस्ट नहीं जा सकता। बिकॉज वंस यू हैव अटेन्ड नॉलेज यू हैव ऑलरेडी बिकम वर्चुअस। अब उससे उल्टा जाना संभव ही नहीं। अगर आपको पता चल गया कि सही रास्ता क्या है, सच में रटा नहीं है आपने, ये नहीं कि एथिक्स के नोट्स बनाए हैं, खूब बढ़िया आंसर लिखते हैं लेकिन समझा नहीं है, वो अलग बात है। अगर समझ लिया है तब उससे कहाँ डेविएट हो सकते हैं आप। अगर आपको पता चल गया सच्चाई क्या है तो कैसे डेविएट हो सकते। सोक्रेटिस ने कहा कि मैं हेमलॉक पी लूंगा लेकिन मैं अपनी बातों से बदलूंगा नहीं। आई नो मैं सही बोल रहा हूँ। हमारा जीवन का मकसद पैसा पावर नहीं होना चाहिए, नॉलेज अर्जित करना चाहिए। नॉलेज हुई हायर आइडियाज़ के, हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए। मैं अपनी बातों से पलटूंगा नहीं। फिर उसको उनको he was made to drink hemlock poison and that is why he is sometimes known as first martyr of philosophy. So this is the story of teacher of Plato, Socrates. Socrates की थिंकिंग प्लेटो के जीवन पे बहुत इन्फ्लुएंस रखती थी। एंड दाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेटो के बारे में डिस्कस करेंगे, सोक्रेटिस ने कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस किया और क्या है प्लेटो की फिलॉसफी। अभी के लिए इतना ही।